रामपुर गांव काफी सुंदर, शांत और हरा भरा रहता था, जहां पक्षियों और जानवरों की चहल पहल से दिन की शुरुआत होती थी। पास ही एक छोटा सा जंगल था, जहां भूमि लकड़ी काट रही थी। अचानक से उसको कुल्हाड़ी लग जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। भाई, कहाँ हो तुम? मुझे कुल्हाड़ी लग गई है। भाई! भूमि के हाथ से खून निकल रहा था, जिसकी वजह से वो एक पत्थर पर बैठ जाती है और अपना हाथ पकड़ लेती है। तभी सूरज वहाँ दौड़ कर आता है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बहन, तू रो क्यों रही है? भाई, ये लकड़ी काटते वक्त मुझे चोट लग गई। सूरज जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकालता है और भूमि के हाथ में जल्दी ही बांधने लगता है। ओहो, चल अब तू रहने दे, मैं कर लूँगा और वापस जाते वक्त इस पर हम जड़ी बूटियाँ लगा देंगे। भाई! भाई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं हमारे जीवन पर किसकी नजर लग गई है। ये फालतू की बातें मत कर, अब रो मत बहन, हम कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हमें ऐसे ही जीवन जीना सीखना होगा, है ना? दोनों खड़े होते हैं। सूरज भूमि को सहारा देता है और दोनों जंगल में अपनी झोपड़ी की ओर जाने लगते हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद हमारा जीवन तो बिल्कुल ही धूल हो गया भाई। हाँ बहन, मुझे भी बहुत दुख होता है, पर क्या करें, गांव से भी हमें निकाल दिया गया। 2 महीने पहले राजू और भूमि के माता पिता का अकस्मात देहांत हो गया था। तब से गांव वालों ने सबने मिलकर फैसला किया था कि गांव के मुखिया जी सूरज और भूमि का ध्यान रखेंगे और उनके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उठाएंगे। अरे भैया, बलसी राम जी ने सूरज और भूमि का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, नहीं तो सोचो बेचारे भला इतनी छोटी उम्र में कहाँ जाते। हाँ भाई, वही तो, हम गांव वाले कब तक उनको संभालते। ये तो मुखिया जी का ही फर्ज था और उन्होंने बखूबी निभाया भी। चलो बढ़िया है। अरे बस भाई, बस बस, अब इतनी तारीफ भी मत करो। आखिर एक गांव के मुखिया होने के नाते ये तो मेरा फर्ज बनता है। लेकिन मन ही मन मुखिया जी सोच रहे थे, अरे लेकिन 2 महीने से उन अनाथों को पाल रहा हूँ, अभी तो उनकी उम्र ही क्या है, पता नहीं कब कमा कर देंगे मुझे। इन 2 महीनों में उनके पीछे मेरे 10,000 रुपए खर्च हो गए। सोचते सोचते मुखिया अपने घर की ओर जा रहे थे और रास्ते में सब उनको देख रहे थे। क्या कहूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं इनके ऊपर और कितना खर्चा करना पड़ेगा। सालों साल खिलाने के बाद भी कहीं मुझे उनसे कुछ ना मिला तो फिर क्या होगा। ओहो। लगातार 2 दिनों तक सोचने के बाद भी बलसी राम को शांति नहीं मिली। उसे बस यही लग रहा था कि उसके ऊपर बोझ पड़ गया है। चांदनी रात में, ठंडी हवा में और खुले आसमान में भी बलसी राम को नींद नहीं आ रही थी। हाँ, मुझे कोई ना कोई तो योजना बनानी ही होगी। क्यों ना एक काम करूं, मैं उन्हें गांव वालों की जिम्मेदारी बना दूं तो। सोचते सोचते बलसी राम सो गया और सपना देखने लगा। क्या हो गया मुखिया जी? ये अनाज किराने के पैसे कब देंगे? आजकल आपका खाता बहुत ज्यादा हो गया है, 5,000 रुपया। क्या करूं संजू भाई, देखो ना, वो सुखी राम तो मर गया और सुखी हो गया, लेकिन अपनी 2 औलादे मेरे माथे मड़ गया। बताओ भला। अरे अब आप तो ठहरे मुखिया जी, भुगतिए और क्या। बलसी राम नींद से जाग गया और खड़ा हो गया। खुले आसमान के नीचे भी रात को ठंड में उसको पसीना आने लगा। नहीं 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 नहीं, अरे मैं इन दोनों का ख्याल भला कब तक रखूंगा।
अब तो खाना खाते समय भी मुझे यही ख्याल आता है कि अभी उनके घर टिफिन भेजना है। ओह! बहुत सोचने के बाद मुखिया ने फैसला किया कि बच्चों को गांव के बाहर ही निकाल देना है। इस गांव में बहुत ही जल्द बुरा समय आने वाला है। ये बताओ कि गांव में कोई अनाथ तो नहीं है ना, जो 20 साल से कम उम्र का हो? क्या कहा महाराज जी? 20 साल से कम आयु का अनाथ? अरे 2 हैं तो साधु महाराज, लेकिन हुआ क्या? जल्द ही गांव के लिए बुरे संकेत मिल रहे हैं। ये गांव श्रापित हो चुका है। यहाँ पर मेरी साधना से मुझे दिखा है कि जिनके माँ बाप मर गए हैं वो बच्चे इस गांव के लिए श्राप हैं। अगर वो 6 महीने से अधिक यहाँ पे रहे तो गांव में 5 सालों तक अकाल पड़ेगा। क्या कहा? अकाल? साधु महाराज की ऐसी बातें सुनकर सब आपस में बातें करने लगे। 5 सालों तक अकाल पड़ेगा? मतलब कि बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसेगी? बिल्कुल, और इस श्राप से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है, गांव के सभी अनाथों को गांव छोड़ना होगा। अरे भैया, गांव में तो सिर्फ 2 ही ठो अनाथ हैं, सूरज और भूमि। हाँ तो भैया हम गांव में सूखा ना पड़ने देंगे। हाँ। अरे रुको, लेकिन साधु महाराज, इन बच्चों का भविष्य? उनके भविष्य की चिंता करोगे तो बलसी राम जी, आपके गांव का कोई भविष्य नहीं रहेगा। मैं तो आज जा रहा हूँ, जो सच था बताना जरूरी था, बता दिया। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। साधु के जाने के बाद गांव वालों ने सबने मिलकर रात के समय ही सूरज और भूमि को गांव से निकाल दिया। ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? हमारी खुशियों का सूरज डूब गया बहन। चलो अब चलते हैं, चलो। वो जंगल की ओर जाने लगे। सूरज और भूमि ने जंगल में अपना जीवन शुरू किया। भूमि नदी के पास कपड़े धो रही थी और सूरज काफी दिनों से झोपड़ी बना रहा था। हाँ। अरे वाह, अब हमारा घर तैयार है। जल्दी से अब जाकर भूमि को बताता हूँ। दौड़ता हुआ सूरज भूमि के पास नदी पर आता है। भूमि, अरे भूमि देखो, हमारा घर बन गया। अरे वाह भाई, चलो कपड़े भी धुल गए हैं। दोनों खुश होकर वहाँ से जाते हैं। जंगल में रहते रहते सूरज और भूमि को 10 साल बीत गए। अब दोनों बड़े हो गए थे। मिक्कू, चलो आज हम भी सूरज के साथ सीतापुर जाकर फल, सब्जियां और फूल बेचने में उसकी मदद करेंगे। मिक्कू और भूमि खेल रहे थे, तभी सूरज आता है। अरे बहन, जरा मदद तो करो इसे उतारने में। भूमि सूरज के पीछे से टोकरी उतारती है और सूरज थोड़ी देर के लिए वहाँ पर खटिया पर आंगन में आराम करने बैठ जाता है। भाई, तुम कितने दिनों से सीतापुर गांव जाते हो? अकेले ही सब काम करते हो। आज मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। लेकिन बहन, चलते चलते थक जाओगी और मिक्कू अकेला रहेगा, उसका क्या? मिक्कू उछल कूद करता हुआ सूरज के ऊपर चढ़ जाता है। भाई, ये भी साथ चलने वाला है। हाँ। क्या? लेकिन इसे देखकर गांव वाले कहेंगे बंदर भी फूल बेचता है। थोड़ी देर ऐसे ही बातें करने के बाद सब झोपड़ी के अंदर जाते हैं। भूमि ने रोटी, सब्जी और सैलेड वाली 2 थालियां तैयार की और मिक्कू को केले और अंगूर दिए। सब खाने लगे। तुम्हें और कुछ खाने का मन नहीं करता मिक्कू? भाई कितनी सारी चीजें लाता है, बेर, चीकू, सीताफल, नाशपाती, कद्दू, टमाटर, लेकिन तुम्हें
सिर्फ केले और अंगूर ही भाते हैं। अरे बहन, अब जो उसे खाना हो खाने को दे दो। बेचारा कितना छोटा था जब उसकी माँ मर गई थी और दूसरे जीव उसे कितना परेशान कर रहे थे। सच कहते हो भाई, ये भी हमारी तरह अनाथ हो गया था और उसके आसपास वाले उसे तकलीफ देने लग गए थे। माँ बाप के जाने के बाद ना किसी का भरोसा नहीं कर सकते। बच्चों की हालत जहन्नुम हो जाती है। हम तो फिर भी बोल सकते हैं, ये तो बोल भी नहीं सकता कि उसे क्या खाना है। बहन, तुमने कभी सीतापुर नहीं देखा ना? देखते भी कैसे, तुम कभी ले ही नहीं गए। वो लोग सीतापुर पहुंच जाते हैं। ये आ गए केले, चीकू, अंगूर और ये बेर। ये टमाटर, गाजर, हरी मिर्ची, कद्दू और आलू ले लो। चलो चलो चलो, आज तो काफी मीठे फल और ताजी हरी सब्जियां आई हैं। भाई, रोज यहाँ पर आते हो तुम? हाँ बहन, ये हमारी ही जगह है। भूमि निराश होकर बोली। काश हम रामपुर में भी सामान बेचने जा सकते। सूरज भी भावुक हो गया। हाँ बहन, लेकिन गांव के लोग तो हमें गांव के लिए श्राप समझते हैं ना। इसी बीच सीतापुर गांव के मुखिया भंवर सिंह आते हैं और बोलते हैं, अरे भाई, आज तो बता ही दो कि ये इतने मीठे, रसीले और ताजे फल और अच्छी अच्छी हरी सब्जियां और ये रंग बिरंगे फूल, ये तुम रोजाना लाते कहाँ से हो? आइए मुखिया जी, क्या लेंगे आप आज? अरे भाई, मैं तो जो लेना है वो बाद में लूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि इतने दिनों से तुम बता नहीं रहे, इतने मीठे और मधुर फल और ये फूल सब कहाँ लाते कहाँ से हो, कहाँ उगाते हो, बताओ। अरे मुखिया जी, इन्हें तो मैं जंगल में दर दर भटक कर अच्छे अच्छे पेड़ों से केवल गांव के लोगों के लिए लाता हूँ। सूरज की बातें सुनकर मुखिया खुश हो गए। वाह वाह वाह, क्या बात है लड़के, इतनी मेहनत। क्या करूं मुखिया जी, न हमारा घर है न हमारे पास खेत है, तो जंगली पेड़ पौधे ही तो हमारा सहारा है ना। अब ऐसा सुनकर भंवर सिंह थोड़े अचंभे में आ गए। क्या मतलब, घर नहीं है? हम दोनों भाई बहन अनाथ ही मुखिया जी। हम 10 साल से जंगल में रह रहे हैं। क्या मतलब, कहाँ से आते हो तुम सूरज? मुखिया जी, हमारी झोपड़ी जंगल के अंदर है और हम सीतापुर से हैं। ओ, तो जंगल में क्यों रहते हो भाई, गांव में क्यों नहीं? दोनों भाई बहन दुखी हो गए और भावुक होकर एक दूसरे को देखने लगे। उसी वक्त एक आदमी आता है कुछ लेने। क्या हुआ बच्चों, सब ठीक तो है ना? अरे अरे हाँ हाँ मुखिया जी, मैं वो आप सबको अभी अभी नहीं बता पाऊंगा। ग्राहक को देखकर भंवर सिंह समझ गए, भूमि उसके लिए चीजें तोल रही थी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बेटा, मैं अभी चलता। ऐसे ही कई सारे दिन बीत गए। सूरज रोज जंगल से चीजें लाता और मिक्कू और भूमि के साथ सीतापुर में बेच आता। अब तो दोपहर का खाना भी वो रास्ते में खा लेते। भंवर सिंह काफी दिनों से ये सब देख रहा था। भाई, आज तो अच्छी बिक्री नहीं हुई। कोई बात नहीं बहन, कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं। अचानक से मिक्कू दौड़कर नदी के पास जाता है और पानी पीने लगता है। इतने सालों से हमारे साथ है, लेकिन अभी भी हरकतें बिल्कुल बंदरों जैसी ही है। हमारा लंगूर भागा खाकर अंगूर। उसी वक्त वहाँ भंवर सिंह आता है। अरे भाई, अभी बता दो कि क्या हुआ तुम दोनों भाई बहन को अनाथ होकर ये जंगल में क्यों रहते हो? अब आज तो बता ही दो, मुझे चैन नहीं आ रहा तुम्हारी कहानी जाने बिना, बताओ। दोनों भाई बहन फिर से भावुक हो गए।
फिर सूरज और भूमि ने भंवर सिंह को सब बताया और उनकी बातें सुनकर भंवर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। क्या कहा? तुम दोनों सूरज और भूमि हो? उसे याद आ गया कि एक बार सालों पहले उसके दोस्त रामपुर गांव के मुखिया बलसी राम ने उसे बताया था अरे कि क्या बताऊं भाई, पिछले कुछ महीनों से एक बला गले पड़ गई थी। क्या कहा? एक बला? कौन सी बला? अरे दरअसल एक नहीं 2 बला थी। बड़ी ही मुश्किल से पीछा छुड़वाया, बहुत दिमाग लगाना पड़ा। भंवर सिंह और बलसीराम दोनों बचपन से ही दोस्त थे और दोनों ही अपने गांव के मुखिया थे। बलसीराम ने भंवर सिंह को सब कुछ बता दिया। कहाँ खो गए मुखिया जी? आपकी आंखें नम क्यों हो गईं? ये तो बहुत सालों पहले की बात है। हाँ, चलो बच्चों, मैं चलता हूँ अब। भंवर सिंह अपने आंसू छुपाने के लिए वहां से चले गए। सूरज और भूमि भी अपनी झोपड़ी में आ गए। रात के वक्त अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। भाई, अब तो बारिश का मौसम आ गया है। शाम से बारिश हो रही है। क्या कल हम सीतापुर जा पाएंगे? नहीं नहीं बहन, पानी होगा रास्ते में और सब्जियां, फूल और फल भी खराब हो जाएंगे। अब कुछ दिन हम नहीं जा पाएंगे। 5 दिन बीत गए थे और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। छत से टपकते पानी को रोकते दोनों भाई बहन अपनी झोपड़ी की मरम्मत करते हैं। उधर सूरज और भूमि को 5 दिन से भंवर सिंह ने नहीं देखा था, तो वो भी चिंता में था। हाँ, मुझे कल अपने साथ कुछ सामान लेकर बच्चों के पास जाना होगा। दूसरे दिन बारिश थम जाती है। मिक्कू और भूमि दोनों झोपड़ी से बाहर आते हैं और खेलने कूदने लगते हैं। सूरज अंदर से आवाज लगाता है, अरे अरे भूमू, ध्यान से, तुझे चोट ना आ जाए। अरे भाई, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अभी भी तुझे इतनी चिंता है? उसी वक्त भंवर सिंह वहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ रहते हो तुम दोनों? नमस्ते मुखिया जी, आइए। सूरज, मुखिया जी आए हैं। वो झोपड़ी के अंदर चली जाती है और सूरज आता है। आइए मुखिया जी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? बेटा, सेवा तो मैं करने आया हूँ। इस बारिश में तुम लोग अपनी दुकान भी नहीं लगा पाए होगे, तो सोचा कि कुछ सामान मैं अपनी ओर से ले आऊं। अरे नहीं 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 मुखिया जी, इसकी क्या जरूरत है? मिक्कू उसको घूरता है और नटखट बनकर मुखिया जी के हाथ से थैला लेकर अंदर जाने लगता है, जिससे सूरज शर्मिंदा हो जाता है। अरे ये मिक्कू भी ना। अरे बेटा, चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए ही है और मुझे एक काम था। आओ आओ, इधर आओ, बात करते हैं। मुखिया जी सूरज को झोपड़ी से दूर ले जाते हैं और अंदर मिक्कू थैले से एक एक करके चीजें बाहर निकाल रहा है। या बैगन, आटा, चावल, टिंडे, अरे वाह, मुखिया जी इतना सब लाए। कुछ समय बीतने के बाद मुखिया जी और सूरज वापस आते हैं। उस वक्त आंगन में भूमि रोटियां पका रही है। भूमि को इतना काम करते देख मुखिया जी बोल पड़े, बेटा सूरज, अब तुम मुझे जानते हो और मैं तुम दोनों को जानता हूँ। देखो, मना मत करना, मैं अपने बेटे की शादी भूमि से करवाना चाहता हूँ। पर मुखिया जी, मैं तो गरीब हूँ, आपके घर में मेरी बहन कैसे ब्याह सकता हूँ? आपके लिए हम गरीब लोग हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो। माफ कीजिएगा मुखिया जी, मैं सिर्फ भूमि को वहीं ब्याहूंगा जहाँ लोग मेरे जैसे ही हों। मेरी बहन आपके घर में असहज महसूस करेगी। भंवर सिंह ने बहुत समझाया, लेकिन सूरज नहीं माना और भंवर सिंह भावुक होकर चले गए। हाँ, वैसे सूरज तो ठीक ही कहता है। उसके साथ जो हुआ उसके बाद कौन अपनी बहन मुखिया के घर में देगा? और वैसे भी वो जंगल में रहता है, आजाद लोग हैं। कुछ दिन बाद किसी से सूरज को समाचार मिला कि रामपुर गांव के मुखिया जी को अटैक आ गया है, तो वो उनकी खबर लेने गांव जाता है।
ये सब कैसे हो गया मुखिया जी? बेटा, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। क्या हुआ मुखिया जी? बेटा, मैंने ही उस दिन एक नकली साधु को बुलाकर तुम्हें और भूमि को गांव से निकलवा दिया था। ये उसी की सजा है। ऐसा मत बोलिए मुखिया जी, मुझे सब पता था, लेकिन मैंने आपके फैसले का मान रखने के लिए गांव छोड़ दिया था। ऐसा मत बोलिए। हे भगवान, कितना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। एक ये सूरज है, सूर्य जैसा गुणवान, और एक मेरा बेटा कुल नाशी निकला। क्या हुआ मुखिया जी? सुदेश ने क्या किया? अरे बेटा, उसी ने शहर के लोगों के साथ मिलकर पूरे गांव के हर एक इंसान के पैसे लिए और दोगुने कर देने के वादे के बाद छल करके लाखों रुपए लेकर भाग गया। उसकी वजह से आज गांव वाले मुझ पर थूकने लगे हैं और मेरी बेटी वाणी को भी गाली गलौज करते हैं। घर से निकल भी नहीं पाती बेचारी। उसकी जिंदगी मेरी वजह से खराब हो गई है। घर से निकल भी नहीं पाती बेचारी। उसकी जिंदगी मेरी वजह से खराब हो गई है। ऐसा मत बोलिए पिताजी। मैं मानती हूँ कि आपकी गलती है, लेकिन मैंने आपको माफ कर दिया। वाणी अकेली है और उसको गांव वालों ने परेशान करके रखा है। ये सुनकर सूरज दुखी हो गया। वो उसे मन ही मन पसंद करने लगा। अब इसका क्या उपाय है मुखिया जी? बलसीराम अपनी अंतिम सांस गिनते हुए उसे बताता है कि बेटा, इसका कोई उपाय नहीं है। गांव वालों को उनका पैसा वापस देना होगा और उतने पैसे मेरे पास नहीं है। गांव वाले तो मुझे मुखिया भी नहीं समझते। अब मेरे पास कुछ बचत के पैसे हैं, काफी सारा धन है। मैं उसको गांव वालों में बांट दूंगा और गांव वालों का धन चुकता कर दूंगा। नहीं बेटा, मुझे पता है कि किस तरह मेहनत करके तुमने सब कुछ कमाया है। वाणी को कभी कभी देखने भेजता था मैं। नहीं, मैं गांव का पैसा लौटाने की पूरी कोशिश करूंगा। कल मैं गांव में ऐलान करूंगा। सुनिए सब लोग, मैं सुखीराम का बेटा सूरज आप सभी को ये बात बताना चाहता हूं कि उस दिन उस ढोंगी बाबा ने गांव को गुमराह किया था, जिसकी साक्षी वाणी है अपने पिताजी की ओर से बोलेगी। जी हाँ, ये सच है। मेरे पापा मुखिया जी बलसीराम ने मुझे बताया था कि सूरज और भूमि का कोई दोष नहीं था। वो बाबा ढोंगी थे और सूरज और उसकी बहन भूमि बेचारे इतने सालों से जंगल में भटक रहे हैं। और आज ये मैं ऐलान करता हूं कि आज से कोई भूमि को परेशान नहीं करेगा और मैं आप सभी का पैसा चुकता कर दूंगा। अभी जितना धन है उसे मैं आप में बांट देता हूं, बाद में कुछ ही समय में सब दे दूंगा। आपका आधा पैसा आज ही मिल जाएगा आपको। उसकी बात सुनकर हाँ, पूरा गांव इन दोनों भाई बहन का गुनहगार है। बताइए भला, हमने इतना बड़ा पाप कर दिया और ये हमारे गांव के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सूरज ने भूमि और वाणी के साथ मिलकर सबको उनका आधा धन दे दिया। वाणी सुनो, अब से इस घर की जिम्मेदारी मेरी। आखिर मुझे भी मुखिया जी की सेवा करने का मौका मिले। वो सामान देकर चला जाता है। बलसीराम की आंखों में पानी है। हे भगवान, मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरी औलाद नालायक निकली और जिसके साथ अन्याय किया वही आज मेरा पालनहार बन बैठा। पिताजी, सूरज ने तो गांव वालों को भी मुझे सच नहीं बताने दिया। उसने कहा कह दो साधु ढोंगी थे, लेकिन आप पर कोई उंगली ना उठाए। हे भगवान, ये कैसा देव स्वरूप लड़का पैदा किया है इस गांव में। मैं इसे अगला मुखिया घोषित करता हूँ।
कुछ दिन बीते और धीरे धीरे गांव का कर्जा चुकता करने के लिए सूरज ने जंगल में ज्यादा फल और फूल के पेड़ लगा दिए ताकि वो अब दोनों गांव में माल बेच सके और गांव के लोगों को उनका धन लौटा सके। वाणी उनके यहाँ आती है। सूरज, तुम्हें पापा ने बुलाया है। भूमि, तुम भी आओ। क्यों? अचानक से मुखिया जी ने क्यों याद किया? सब ठीक तो है ना? हाँ, ठीक है। बलसीराम वाणी का हाथ पकड़कर सूरज के हाथ में देता है। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं मुखिया जी? पिताजी, आप मेरा मन जानते हैं। बेटा, सूरज से अच्छा लड़का तुम्हें इस जीवन में तो नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ कि जब भी तुम जंगल से लौटती थी, सूरज को देखकर एक अलग ही खुशी होती थी तुम्हारे चेहरे पर, और अब तो सूरज गांव का मसीहा बन चुका है। मुखिया जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बेटा, मैं तुम्हें गांव का नया मुखिया घोषित कर चुका हूँ, और वाणी को कहकर ये सब मैंने गांव में भी बता दिया है, और मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपता हूँ। इसका ध्यान रखना। इतना कहकर बलसीराम गुजर जाते हैं। वाणी उनको पकड़कर रोने लगती है। भूमि, सूरज और मिक्कू भी रोने लगते हैं। पिताजी, नहीं पिताजी। मुखिया जी चाहते थे कि मैं नया मुखिया बन जाऊं। वो चल बसे। मुझे उनकी बहुत याद आती है, लेकिन मेरी उम्र छोटी है और मैं मुखिया कैसे बन सकता हूँ? मैं तो जंगल में रहता हूँ। अरे धात पगला, तुम तो गांव का हीरो बन चुके हो। अब हमें शर्मिंदा मत करो। हमें मुखिया जी के निर्णय पर पूरा विश्वास है। तुमने तो इतनी छोटी उम्र में हमारे ऊपर आई विपदा को सुलझा दिया। हमारे मुखिया तो तुम ही हो। हाँ बेटा, और एक दूसरी बात, हमें आधा धन मिल चुका है। अब हम तुमसे आधा नहीं लेना चाहते। तुम हमारे गांव का विकास करने में सहयोग कर देना। तो ठीक है, मैं आप सभी की इच्छा का मान रखता हूँ। फिर वाणी की मदद से भूमि ने गांव में अपने घर में सामान लगा दिया। उस वक्त सूरज भंवर सिंह को मिलने गया था। भाई, सच में किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी। आखिर तुम्हारी ईमानदारी और इतने सालों की मेहनत और सूझबूझ ने तुम्हें तुम्हारा हक दिलाया। अब तो तुम गांव के मुखिया बन गए हो। क्या अब भूमि मेरे घर में बहू बन सकती है? हाँ मुखिया जी, मैं इसीलिए आपके पास आया था। भुवन और भूमि दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। सूरज और वाणी की शादी हो गई थी और दूसरे ही दिन भुवन और भूमि की शादी थी। उन दोनों ने भी एक दूसरे को वरमाला पहना दी और उनकी शादी भी हो गई। शादी के बाद सब लोग बड़ी खुशहाली से रहते थे और दोनों भाई बहन सूरज और भूमि खुश थे। सूरज ने एक बड़ा सुपर मार्केट खोल लिया था